पाषाण काल के अंतिम दौर में जहां मानव एक तरफ घिसे हुए पॉलिशदार पत्थरों के उन्नत औजारों का प्रयोग कर रहा था, वहीं दूसरी ओर इस अंतिम दौर में ही मानव ने धातु की खोज भी कर ली थी और उनके द्वारा खोजी गई पहली धातु थी तांबा। मानव ने सबसे पहले तांबा धातु की खोज की और उसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया था पत्थरों के औजारों के साथ साथ ही। और क्योंकि तांबा धातु का प्रयोग पत्थरों के प्रयोग के साथ साथ ही चलता रहा, इसीलिए इस पूरे ही काल को, पूरे ही युग को, इस पूरे टाइम पीरियड को ताम्र पाषाण काल कहा गया। ताम्र का अर्थ होता है तांबा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात तांबा और पत्थर के प्रयोग का काल इसे कहा जाने लगा। तो चलिए आज के इस चैप्टर में हम समझते हैं कि तांबे की खोज के बाद और उसके प्रयोग तथा प्रचलन के बाद कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। इतना तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि धातु के इस्तेमाल से एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए होंगे, चाहे वह कृषि हो, चाहे वह शिकार हो, या मानवों के रहन सहन में आया हुआ कोई बदलाव हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं ताम्र पाषाण कालीन स्थानों पर, उन क्षेत्रों पर जहां से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं भारत के अंदर। तो अब बात करते हैं भारत में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों की। जो बस्तियां थीं, जो उनके क्षेत्र थे, जो उनका विस्तार था, वह कहाँ कहाँ था। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र। दूसरा हमारा इसमें आता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। ये हमारा क्षेत्र विशेष है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है, इसमें आपका कवर हो जाता है यहाँ पे अहाड़ और गिलुंद का क्षेत्र। इसके बाद नंबर आता है हमारा मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर जो काफ़ी मुख्य क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे हमारा कायथा क्षेत्र, मालवा और एरड़ के क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी भारत में भी भारत के काफ़ी सारे इलाकों में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ और उनके क्षेत्र हमारे पास मौजूद थे, विद्यमान थे। तो चलिए इन पर नज़र डालते हैं फिर से। पहला जो पूछा जाता है वह है पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र। दूसरा है हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपके दो मुख्य क्षेत्र आते हैं, पहला अहाड़ और दूसरा गिलुंद। और अगर यहाँ मैप में, नक्शे में आप नज़र डालेंगे तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश की तरफ जो आपका पड़ेगा वो पड़ेगा आपका कायथा, मालवा, और यहाँ पर ये है एरड़। ये बहुत ही मुख्य क्षेत्र हैं। ये एमपी से है, मध्य प्रदेश से। इसके बाद आते हैं हमारे दक्षिण पूर्वी भारत की जगह हैं, क्योंकि ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं इन पर। मालवा के यहाँ जो खासियत है, जो स्पेशलिटी है, वो ये है कि मालवा से जो मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त हुए, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति में मालवा के मृदभांडों को उत्कृष्ट माना गया है, उत्कृष्टतम माना गया है। अगर क्षेत्रवार बात करें तो सबसे बड़े क्षेत्र में अभी तक जो हमें संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, सबसे ज़्यादा उत्खनन हुए हैं सबसे बड़े पैमाने पर, तो वो है महाराष्ट्र में हुए हैं अभी तक। नज़र डालते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनका सीधा संबंध ताम्रपाषाण काल से है। यहाँ महाराष्ट्र में एक स्थान हमारा पड़ता है, अहमदनगर जिला है, और अहमदनगर में जो खुदाइयाँ हुई हैं, यहाँ पर हम कुछ क्षेत्रों पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ ये स्थान है जोरवे। इसके बाद जैसे हमारे पास स्थान है ये नेवासा है, जैसे हमारे पास दैमाबाद है यहाँ पे, तो इनसे जुड़े हुए हैं हमारे इनाम गांव, सोन गांव, कई जगह सोने गांव भी कहा जाता है, और चंदोली। ये क्योंकि महाराष्ट्र की इन संस्कृतियों में जो खुदाइयाँ हुई, वहाँ सबसे ज़्यादा मुख्य जो क्षेत्र था वो हमारा जोरवे था, जिसके कारण ही महाराष्ट्र में मिलने वाली जितनी भी अन्य जो क्षेत्र थे हमारे ताम्रपाषाण युग के, उन सभी क्षेत्रों को फिर जोरवे संस्कृति कहा गया। अर्थात जोरवे को ही मुख्य मानते हुए इन सभी स्थानों को जोरवे संस्कृति का नामकरण किया गया। और अहमदनगर जिले की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थिति होती है महाराष्ट्र में, वह गोदावरी नदी की एक और सहायक नदी है प्रवरा, जिस नदी के तट पर ये स्थित है। और इस संस्कृति के उत्खननकर्ता थे
जिन्होंने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था वो थे हमारे HD संकालिया, जिन्होंने ये काम 1963 में करवाया। दैमाबाद जितना विशाल था उतनी ही उसकी एक और स्पेशलिटी थी, एक खासियत थी, और वो ये थी कि यहाँ ग्रामीण सभ्यता होने के बावजूद भी यहाँ नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। तो अगर हम देखें जोरवे सभ्यता में, जोरवे संस्कृति में, यहाँ दैमाबाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और साथ ही साथ इनाम गांव में भी नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जोरवे संस्कृति वैसे तो पूरी तरह से एक ग्रामीण संस्कृति ही थी, लेकिन अगर हम बात करें इसके कुछ क्षेत्रों की, वहाँ से हमें नगरीकरण की जो साक्ष्य हैं, जो शहरीकरण है उसके प्रमाण भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। और दैमाबाद और इनाम गांव इसके नाम हैं। यहाँ से हमें शहरीकरण होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जहाँ नवपाषाण काल में लोगों ने स्थायी आवास बनाने एक जगह प्रारंभ कर दिए, समाज की जो उनकी परिकल्पना थी उसको साकार वो कर चुके थे। तो स्थायी निवास यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण संस्कृति के जो लोग थे वो स्थायी रूप से मकान बनाकर वहाँ रहने लगे थे, गांव में निवास करते थे। ये एक ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण संस्कृति थी। तो इस संस्कृति के भी मकान बिल्कुल इसी तरह से बनाए जाते थे जैसे आज भी वर्तमान में कई जगह गांव में देखने को मिलते हैं, जैसे मिट्टी, गारे से, घास फूस और बांस बल्लियों की सहायता से मकान तैयार किए जाते थे। ज़्यादातर मकान इसमें वर्गाकार और वृत्ताकार जैसे देखने को मिलते थे। मिट्टी के बर्तन तैयार करने के लिए चाक का आविष्कार तो हो ही चुका था, और ताम्रपाषाण काल में ही चाक से बर्तन बनाने में महारत ये लोग हासिल कर चुके थे। ताम्रपाषाण काल में जो मृद भांड हमें प्राप्त हुए वो काले लाल मृद भांड हुआ करते थे, और इनमें एक और विशेषता भी देखने को हमें मिलती है यहाँ से, जो बाकी सभ्यता या संस्कृतियों में हमें प्राप्त नहीं होती। वो है ताम्रपाषाण काल में जो भी मृद भांड हमें अब तक तैयार किए हुए मिले हैं वो सभी टोंटीदार थे या सुराही नुमा उनकी गर्दन हुआ करती थी। यहाँ हम देखते हैं जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा जो स्थल था दैमाबाद। यहाँ से उत्खननकर्ताओं को तांबे की बनी हुई 4 आकृतियाँ भी प्राप्त हुई, तांबे से बनी हैं। पहला है इनमें एक रथ हाँकता हुआ मनुष्य, दूसरी आकृति खोजी तांबे से बनी हुई वृषभ की या सांड की, तीसरी आकृति हमें प्राप्त हुई थी एक गैंडे की, और चौथी आकृति हमें मिलती है एक हाथी की। तो इन पशुओं की भी आकृतियां तांबे से बनी हुई हैं, वह प्राप्त हुई हैं, जैसे रथ हाँकते हुए मनुष्य की आकृति। तो ये चारों आकृतियां तांबे से बनी हुई थी, और ये कहाँ से प्राप्त होती हैं? दैमाबाद से। तो जोरवे संस्कृति का ये अंग है। चलिए देखते हैं जोरवे संस्कृति में व्यापार और अर्थव्यवस्था हम देखते हैं। इस ताम्रपाषाण काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाण काल के लोग पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर ही ये निर्भर रहते थे। कृषि में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अब बढ़ोतरी भी कर ली थी, तरक्की कर ली थी काफ़ी ज़्यादा। अब उन्होंने एकदम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से खेती को करना प्रारंभ कर दिया था। जोरवे संस्कृति के जो लोग थे, जौ, गेहूँ, मटर, चावल और दालों की खेती वो लोग किया करते थे, उन्हें उगाया करते थे। साथ ही साथ कृषि के साथ ही साथ अगर हम देखें तो जीवन निर्वाह का उनका जो दूसरा साधन बना हुआ था वो पशुपालन ही बना हुआ था। जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि अब उनके पालतू पशुओं में शामिल थे। ताम्रपाषाण काल से मातृ देवी की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें प्राप्त होता है कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, और साथ ही साथ जो वृषभ या सांड के भी हमें कुछ मूर्तियां ऐसी प्राप्त हुई हैं, वह भी किसी एक धार्मिक पंथ का प्रतीक हमें प्रतीत होती हैं। जैसे हम नज़र डालते हैं बनास संस्कृति पर, जिसे आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। आहाड़ को कई नामों से जाना भी जाता है, जैसे इसको हम ताम्रवती, ताम्बवती या ताम्रनगरी आदि कहकर हम इसको पुकारते हैं। इसका कारण है वो है यहाँ से मिलने वाले तांबे का बहुतायत में प्राप्त होना।
पहाड़ से जो हमें तांबा मिला है, वहाँ से बड़ी भारी मात्रा में तांबे के बने हुए हमें औजार उपकरण ये प्राप्त हुए हैं। साथ ही ताम्र पिंड, तांबे के ढेर हमें प्राप्त हुए हैं। और यही संस्कृति का एक और दूसरा क्षेत्र जो आप मैप में देख सकते हैं, ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। इसका उत्खनन भी HD संकालिया ने ही करवाया था। गिलुंड को बनास संस्कृति का ही क्षेत्र माना गया है। गिलुंड एक ऐसा स्थान है जहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो अग्निकुंड के प्रमाणों से हम ये भी अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग तांबे को गलाने के लिए बड़े भट्टियों का इस्तेमाल करते रहे होंगे। अब बात करते हैं हम कायथा संस्कृति की। जो कायथा संस्कृति की जो खोज हुई, जो इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ, वो हुआ सन 1964 में। और खुदाई के बाद कायथा संस्कृति प्रकाश में आती है, जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कायथा संस्कृति से जो हमें आवास प्राप्त होते हैं, जो निवास स्थान प्राप्त होते हैं रहने के लिए, ताम्रपाषाण काल में वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे और गोलाकार ही बने हुए थे। जैसे इससे जुड़ी हुई एक संस्कृति यहाँ पर है मालवा संस्कृति। तो इसकी भी एक स्पेशलिटी है, जो विशेषता है वो है यहाँ से प्राप्त होने वाले मिट्टी के बर्तन। यानी कि यहाँ से जो मृद भांड हमें प्राप्त हो जाते हैं वो सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं अभी तक। अब अगर हम पूरे मैप में नज़र डालते हैं, यहाँ पूरा हम अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा चल के देखते हैं तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है नूह। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। इसका महत्व भी है क्योंकि ये वो स्थल है जहाँ से लोहे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं तांबे के साथ साथ। और ताम्रपाषाण कालीन समय के दौरान जो नूह था वो अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और साथ ही साथ यहाँ से हमें भारी मात्रा में ताम्र निधि, तांबे के ढेर, तांबे के पिंड हमें जो काफ़ी मात्रा में उपकरण और औजार हमें नूह से प्राप्त होते हैं। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और ठीक अगर हम नूह से पूर्वी दिशा की ओर बढ़ें, बिहार में एक स्थान हमारा पड़ता है, वो है चिरांद। इसे हमने नवपाषाण काल में डिस्कस भी किया था जब हमने नवपाषाण काल में पढ़ा। नवपाषाण कालीन औजारों की प्राप्ति यहाँ से हुई थी। तो चिरांद जो कि बिहार में है, यहाँ से हमें ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के प्रमाण काफ़ी ज़्यादा हमें मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति की बसावट के चिन्ह भी फिर यहाँ से हमें मिलते हैं। यहीं से हम और आगे चलते हैं बंगाल की तरफ। मैप में देखेंगे यहाँ हमें एक स्थान दिख रहा है मैप में, जैसे पांडु राजार। ये भी एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल ही है। वैसे कई बार महाभारत के जो राजा पांडु थे उनसे भी जोड़कर देखा जाता है पांडु राजार को। और ठीक इसके साथ ही है बंगाल में महिषदल। तो ये सभी ताम्रपाषाण कालीन स्थल हमारे हैं जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन जो औजारों की हमें खोज हुई है, प्राप्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे उनका धर्म में जो विश्वास था उसके बारे में चल के बात करते हैं। उसमें सबसे पहला हमें जो उत्खनन से जो प्राप्त होते हैं प्रमाण, उनसे पता चलता है कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण सभ्यता के जो लोग थे, इस संस्कृति के जो लोग थे, उनका धर्म आदि में विश्वास काफ़ी बढ़ गया था। उत्खनन में जैसे मानवों के हमें अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें पता चलता है कि इन लोगों का एक पारलौकिक जीवन में विश्वास था। जैसे कई स्थानों पर बच्चों की जो हमें कब्र मिली है तो उनमें दफनाने से पहले भी उनका अलंकरण किया जाता था। उन्हें तांबा आदि के आभूषण पहना दिए जाते थे उनके शवों को, उसके बाद ही उन्हें दफनाया जाता था। ये कलश शवाधान होता था, यानी कि बच्चों के शवों को कलश में रख कर वह अपने घर के फर्श के नीचे ही घर के अंदर उसको दफना दिया करते थे। तो इस प्रकार की जो हमें बच्चों की कब्रें मिली हैं वह भी हमें नेवासा से प्राप्त हुई हैं, जो जोरवे का है। नेवासा की बस्तियों से हमें ये प्राप्त हुई हैं जहाँ अंतिम संस्कार से पहले बच्चों को आभूषण आदि पहना कर ही उनको दफनाया जाता था। वहीं कहीं कहीं हमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जहाँ बच्चों की कब्र के साथ साथ केवल कुछ बर्तन आदि या अन्य सामान केवल रख दिया जाता था। तो इससे कहीं ना कहीं एक सामाजिक एक विषमता, एक असमानता प्रदर्शित होती है कि उस दौर में सामाजिक असमानता प्रारंभ हो चुकी थी। उसके साथ साथ ही मनुष्य के जो शव होते थे उनके शवों को उस दौर में
उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर ही दफनाया जाता था। इसे हम जरूर याद रखेंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में। यह महाराष्ट्र से जो कब्रें हमें प्राप्त हुई हैं उसमें शवों के जो दिशा में जिनको रखा गया है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर इनको दफनाया गया था। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मातृ देवी की जो टेराकोटा की मूर्ति हमें प्राप्त होनी शुरू हुई हैं उनसे भी तो हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ताम्रपाषाण युग में मातृ देवी की पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। साथ ही साथ वृषभ या सांड की प्रतिमा भी हमें बहुतायत में मिली हैं। चलिए अब बात करते हैं ताम्रपाषाण काल के पतन के बारे में। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुख्य अवधारणा उभर कर सामने आती है वह है कि इस सभ्यता के पतन का जो कारण है वो अत्यल्प वर्षा रहा होगा, क्योंकि ये इलाके काफ़ी ज़्यादा शुष्क हो चुके थे और यहाँ पर वर्षा भी कम से कम रही होगी। तो इसीलिए ये जो सभ्यता है वो धीरे धीरे फिर पतन की ओर अग्रसर होने लगी थी। तो ये हमारे कुछ मुख्य पॉइंट्स थे जो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए एक रैपिड रिवीजन हम अभी करते हैं पूरे के पूरे इस चैप्टर का, ठीक है। तो ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी वह एक ग्रामीण संस्कृति थी, एक गांव के समान थी, ये बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ से जो निवास स्थान हमें प्राप्त होते हैं वो लकड़ी या घास फूस या लकड़ी के खंभे, बांस बल्लियों आदि से बनाए जाते थे। साथ ही साथ बात करते हैं, आप देख रहे हैं इनाम गांव। इनाम गांव से हमें अगर बात करते हैं तो मातृ देवी की हमें मूर्ति प्राप्त होती है उत्खनन के दौरान, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ मातृ देवी की पूजा की जाती रही होगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मालवा संस्कृति की, कायथा संस्कृति की, तो मालवा क्षेत्र से भी हमें वृषभ पूजा के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ नज़र डालते हैं अब हम राजस्थान की तरफ। तो यहाँ जो हमने आहाड़ संस्कृति के बारे में शुरू में बात की थी, आहाड़ संस्कृति जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पनपती रही है और जो बनास नदी के किनारे स्थिर थी, वहाँ पर इसकी स्थिति थी बनास नदी के किनारे। तो मालवा और कायथा संस्कृति, अगर इन दोनों की बात करें जो दोनों ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में हैं, ये नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र रहे हैं, ठीक है। यानी कि मालवा संस्कृति और कायथा संस्कृति दोनों ही ये मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, उसके अंग हैं। नक्शे की तरफ अब हम देखते हैं या महाराष्ट्र पर नज़र डालते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से हमने जो जोरवे संस्कृति के बारे में पहले बात करी थी आपसे, 2 जिलों में ये फैली हुई है। इसमें पहला है हमारा महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला और दूसरा हमारा पड़ता है पुणे। तो ये इन 2 जिलों में फैली हुई है जोरवे संस्कृति जो महाराष्ट्र की है। और जो हमने राजस्थान के आहाड़ और उसके बारे में बात की थी हमने, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक फैक्ट भी है, एक पॉइंट है जिसे हम ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा अभी तक तांबे के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं आहाड़ से। इसी कारण इसको ताम्रवती या ताम्बवती के नाम से भी पुकार लिया जाता है। साथ ही यहाँ से हमें एक चीज़ और मिली है, वो है कपड़ों की छपाई। यानी कि यहाँ पर वस्त्रों पर, कपड़ों पर छपाई की जाती थी और छपाई के लिए इस दौरान लोग ठप्पों का प्रयोग करते थे। वो एक स्टैंप जैसा यूज़ करते थे कपड़ों पर छपाई करने के लिए, ठीक है। ये आहाड़ संस्कृति की विशेषता है जिसे ताम्रवती भी कहा जाता है, ठीक है। साथ साथ अगर हम आहाड़ से ऊपर की तरफ देखते हैं राजस्थान में ही, तो यह हमारा जो गिलुंद पड़ता है, तो गिलुंद में भी तांबे के साथ साथ जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं गिलुंद से, तांबे के जो औजार प्राप्त हुए हैं उसके साथ साथ हमें गिलुंद से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें और प्राप्त हुई है और वह है अग्निकुंड के साक्ष्य या भट्टियों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे तांबे को गलाने की कला के बारे में हमें प्रमाण मिलता है, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलता है? गिलुंद से, और ये कहाँ है? राजस्थान में। और साथ ही साथ अब अगर हम देखें आहाड़ से हमें राजस्थान से, जैसा हमने बताया, रंगाई या जो छपाई की जो विकसित अवस्था थी कि कपड़ों पर वो छपाई करते थे, तो ये एक ठप्पेदार एक स्टैंप का यूज़ ये करते थे, ठीक है। तो ये हमें आहाड़ से प्राप्त होता है। यहाँ से हमें पत्थरों के बने हुए मकानों के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। हमने बताया कि ये पूरी सभ्यता ग्रामीण थी और कच्ची मिट्टी और घास फूस से ही सिर्फ मकान बने हुए थे, पर आहाड़ से हमें यहाँ पत्थरों के बने हुए मकानों के साक्ष्य भी प्राप्त
होते हैं और जिनमें गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था प्राप्त हुई। ये जो व्यवस्था थी, जो गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की, इसको एक शब्द दिया गया था, वो था चक्रकूप विधि। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, तो मालवा संस्कृति की तरफ। तो यहाँ से भी जल्दी से कुछ विशेषता हम देख लेते हैं, उनका रिवीजन तुरंत करते हैं। जैसा हमने बताया था कि मालवा संस्कृति की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी पूरे ताम्रपाषाण काल में सबसे उत्कृष्टतम कोटि के मृदभांड का साक्ष्य हमें मालवा संस्कृति से ही प्राप्त होता है। दूसरा एक फैक्टर जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो है यहाँ से चरखा और तकली के हमें साक्ष्य मिले हैं। चरखा और तकली के हमें अतः वस्त्र निर्माण का भी हमें एक प्रमाण प्राप्त हो जाता है यहाँ से। साथ ही साथ वृषभ पूजा के साक्ष्य तो हमें मिलते ही हैं। ठीक है, तो चरखा और तकली के साक्ष्य की अगर हम बात करें जो मालवा संस्कृति से हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो इस चीज़ से हमें एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ कपास की खेती भी काफ़ी बड़े पैमाने पर की जाती होगी, क्योंकि कपास से ही फिर बाद में वस्त्र बनाने का हमें कार्य आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही यहाँ हम नीचे की तरफ आते हैं, नवदा टोली हम देख लेते हैं। नवदा टोली जो है हमारा ये भी ताम्रपाषाण का ही एक बहुत बड़ा अंग है। ये सबसे बड़ा, काफ़ी बड़ा ग्रामीण स्थल भी रहा है। नवदा टोली में अभी तक हमें सबसे ज़्यादा तरह के अनाजों की प्राप्ति हुई है। अनाजों के ढेर मिले हैं, गेहूँ, चावल, जौ और भारी मात्रा में हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ मटर और दाल उगाए जाने के साक्ष्य भी हमें नवदा टोली से प्राप्त होते हैं। मेंस में कई बार पूछ लिया जाता है, तो एग्जाम में अगर आता है कि नवदा टोली के बारे में ये किस लिए प्रसिद्ध है या अनाजों का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नवदा टोली को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। और ये हमारा कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हमारा स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र पर। यह हमने बताया था इनाम गांव। इनाम गांव से हमें एक शुरुआत में बताया था कि 5 कमरों वाला यहाँ पर एक इनाम गांव में हमें प्राप्त हुआ है, 5 कमरों वाला। तो इन 5 कमरों वाले आवास के कारण एक अनुमान और लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक वर्ग विभाजन हो गया था। एक असमानताओं की जो हमने बात की सामाजिक, वो स्पष्ट रूप से हमें एक साक्ष्य प्राप्त होता है, क्योंकि कई जगहों पर बेहद छोटे हमें घरों के आवास मिले, बेहद छोटे साक्ष्य मिले, और साथ ही हमें ये 5 कमरों वाला आवास प्राप्त हुआ। इनसे हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि वो किसी मुख्य व्यक्ति या गांव समाज के किसी प्रमुख व्यक्ति का भी मकान वो रहा होगा। तो आप चाहें तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को आप 1 या 2 बार फिर से देखिएगा, इसका रिवीजन करिएगा कई बार। इससे आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं आएगी और आप फिर जल्द से जल्द इसका सटीक उत्तर आप एग्जाम में दे सकें। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसका PDF अवेलेबल करा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसका वीडियो, पूरा PDF इसका वीडियो के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में आपको बेहद मदद करेगा PDF। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे दोबारा मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ अगले लेक्चर में। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपसे अब विदा लेता हूँ।